बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग पीडीएफ ओपन करेंगे, जहां से हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। पेज नंबर बोलेंगे। पेज नंबर 18 में। ठीक है, हेमंत जी स्टार्ट करेंगे। अग्नाशय पाचन। अग्नाशय क्षुद्रांत और पित्त वाहिनी। पाचन से अग्नाशय और यकृत, इन दो बड़ी ग्रंथियों का बहुत संबंध है। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है। यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है, जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों घटकों पर होती है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और सारे अग्नाशय से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पित्ताशय से पित्त को लाने वाली वाहिनी इस अग्नाशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी वाइल डक्ट बन जाता है। उसी के मुख द्वारा अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते रहते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि उदर में बाईं और अमाशय के पीछे स्थित है। इसका बड़ा सिर ग्रहणी के मोड़ में रहता है और उसकी पूंछ बाईं और प्लीहा तक चली गई है। इसका रंग कुछ मटमैला भूरा सा होता है। इसके सूक्ष्म भाग सहतूत के दानों के समान उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। अग्नाशय रस की प्रबल क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। उससे प्रोटीन बिना फूले हुए ही घुलने लगता है। इस रस की क्रिया क्षारीय होती है। इस कारण पहले क्षारीय मेटाप्रोटीन बनती है, तब मेटाप्रोटीन से प्रोटियोज बनते हैं। प्रोटियोज फिर पेप्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं। अंत में पेप्टोन के विभाजन से एमिनो अम्ल बन जाते हैं, जो प्रोटीन के पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। आमाशय से प्रोटीनों के पाचन के फलस्वरूप जो पेप्टोन आते हैं, वे भी एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। अग्नाशय रस के स्राव पर तंत्रिका मंडल पर कोई नियंत्रण नहीं है। तंत्रिकाओं के उत्तेजन से रस की उत्पत्ति कम या अधिक नहीं होती। रस की उत्पत्ति उस समय प्रारंभ होती है जब
आमाशय में पाचित आहार जो अर्ध द्रव रूप का होता है। आमाशय से पाइलोरिक छिद्र द्वारा निकलकर ग्रहणी डिड्यूनम में आता है। इस अम्लिक काइंस के संपर्क से ग्रहणी को श्लेष्मल स्तर की कोशिकाओं में सिक्रेटिन नामक रासायनिक वस्तु उत्पन्न होती है। यह वस्तु रक्त द्वारा अग्नाशय की कोशिकाओं में पहुंचकर उनको रस बनाने के लिए उत्तेजित करती है और तब रस बनकर ग्रहणी में आने लगता है। इस रस की दूसरी विशेषता यह है कि यदि ग्रहणी में पहुंचने से पूर्व ही अग्नाशय की नलिका में इस रस को एकत्र कर लिया जाए तो वह निष्क्रिय रहता है, उसकी प्रोटीन पर कोई क्रिया नहीं होती। जब वह ग्रहणी में आने पर आंतरिक रस के साथ मिल जाता है तभी उसमें प्रोटीन विघटित करने की प्रबल शक्ति उत्पन्न होती है। यह माना जाता है कि आंतरिक रस का एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम उसको सक्रिय कर देता है। अग्नाशयी रस के एंजाइम ये निम्नलिखित हैं। पहला, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है। एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है। स्टार्च तथा गन्ने की शर्कराएं माल्टोज में बदल जाती हैं जो आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती है। लाइपेज की क्रिया से वसाम्ल और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती है। चौथा, कुछ रेनिन भी होते हैं जो दूध को फाड़ता है। पित्त उदर के दाहिने भाग में ऊपर की ओर शरीर की यकृत लीवर नामक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। वहां से पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता रहता है। यकृत से सीधा संग्रहणी में भी पहुंच सकता है। यह हरे रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। वसा के पाचन में इससे सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पित्त क्षारीय होता है। क्षुद्रांत्र में पाचन। क्षुद्रांत्र का अर्थ है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदांत्र का अर्थ है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ग्रहणी से आहार जिसमें उसके पाचित अवयव होते हैं। क्षुद्रांत्र के प्रथम भाग अग्र क्षुद्रांत जेजुनम में आ जाता है। इस समय वह शहद के समान गाढ़ा होता है और छिद्रांत में भली प्रकार प्रवाहित हो सकता है। यहाँ भी पाचन क्रिया होती रहती है। उस समय तक अग्नाशयी पाचन जारी रहता है। क्षुद्रांत्र के रस में भी पाचन शक्ति होती है। वह प्रोटीन को तो नहीं किंतु प्रोटीओज और पेप्टोन को एमिनो अम्लों में तोड़ सकता है, पर उसकी विशेष क्रिया डिप्सिन, एमोइलेज और लाइपेज एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। पेवलाफ का, जिसने सबसे पहले इस विषय में अन्वेषण किए थे, मत है कि आंत्ररस के मिलने से पहले ये तीनों एंजाइम अपने पूर्व रूप में रहते हैं और इसी कारण निष्क्रिय होते हैं। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन के रूप में रहती है। एमाइलेज और लाइपेज भी पूर्व दशा में रहते हैं। जब आंत्ररस अग्नाशय रस में मिलता है तो ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बन जाता है और शेष दोनों एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं। आंतरिक रस के मिलने से पूर्व अग्नाशय रस निष्क्रिय होता है। क्षुद्रांत्र का कार्य विशेषतया अवशोषण एब्जॉर्प्शन का है। इसकी आंतरिक रचना के चित्र को देखने से मालूम होगा कि उसके भीतर श्लेष्मल कला
में जो सारे आंत्र को भीतर से आच्छादित किए हुए हैं, गहरी सिलवटें बनी हुई हैं, जिससे कला का पृष्ठ आंत्र से कहीं अधिक हो जाता है। कला की मिलावटों पर अंकुर लगे रहते हैं। इन सब का काम अवशोषण करना है। अंकुरों की सूक्ष्म रचना भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक अंकुर के बीच में एक श्वेत नलिका उसके शिखर के पास तक चली गई है। यह आखिर वाहिनी लैक्टियल है। इसके दोनों ओर काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जो धमनी और शिराओं की शाखाओं और कोशिकाएं हैं। ये दोनों प्रकार की रचनाएं, वाहिनियां और धमनी तथा शिराएं, बाहर या नीचे जाकर अधोश्लेष्मिक स्तर में बड़ी रक्त वाहिकाओं और वाहिनियों में मिल जाती हैं। वसा का श्लेष्म कला द्वारा अवशोषण होकर वह आखिर वाहिनियों में पहुंच जाती है और अंत में रक्त में मिल जाती है। ग्लूकोज और प्रोटीन का अवशोषण होकर वे रक्त केशिकाओं द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त इन तीनों अवयवों को शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचाता और उनका पोषण करता है। 20-22 फुट लंबी क्षुद्रांत्र की नली का यही विशेष कार्य है। बृहदांत्र का कार्य केवल अवशोषण है। यह अंग विशेषतया जल का अवशोषण करता है। मल त्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है, वह बृहदांत्र के अंत और मलाशय में बन जाता है। 24 घंटे में बृहदांत्र जल का अवशोषण कर लेता है। जल के अतिरिक्त वह थोड़े ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है, पर और किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं करता। इसके अतिरिक्त लोह, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शरीर का त्याग बृहदांत्र ही में करते हैं। यहाँ उनका उत्सर्ग होकर वे मल में मिल जाते हैं। जीवाणुओं की क्रिया से भी पाचन में सहायता मिलती है। क्षुद्रांत में वे प्रोटीन, वसा तथा स्टार्च आदि का भंजन करते हैं। बृहदांत्र में वे सेलुलोज का भी, जिस पर किसी पाचक रस की क्रिया नहीं होती, भंजन कर डालते हैं। इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आदि गैस उत्पन्न होती हैं तथा वसा के भंजन से वसाम्ल बनते हैं, जिसके कारण मल की क्रिया अम्लीय हो जाती है। अंतर्गति अथवा क्रमाकुंचन, यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नाल से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है। अन्य आशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती है। अंतरनाल में श्लेष्मल स्तर के बाहर वृत्ताकार और उसके बाहर अनुदैर्ध्य पेशी सूत्रों के स्तर स्थित है। वृत्ताकार सूत्रों के संकोच से नाल की चौड़ाई संकुचित हो जाती है। अतएव संकोच से आगे के आहार का भाग पीछे को नहीं लौट सकता। तभी अनुदैर्ध्य सूत्र संकोच करके नाल के उस भाग की लंबाई कम कर देते हैं। अतएव आहार आगे को बढ़ जाता है। फिर आगे के भाग में इसी प्रकार की क्रिया से वह और आगे बढ़ता है। यही अंतर्गति कहलाती है। दूसरी खंडी भवन गति भी नाल की भित्ति में होती रहती है। ये गतियां आहार को आगे बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त भली प्रकार से कायम को मत सा देती हैं, जिससे पाचक रस और आहार के कणों का घनिष्ठ संपर्क हो जाता है। भिन्न भिन्न पाचक रसों की क्रिया का जो वर्णन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि प्रकृति ने ऐसा प्रबंध किया है कि आहार पदार्थों के सब अवयव जो जानतव शरीर में भी उपस्थित रहते हैं,
व्यर्थ न जाने पाए। उसका जितना भी अधिक से अधिक हो सके शरीर में उपयोग हो, उनसे शरीर के टूटे फूटे भागों का निर्माण हो, नए ऊतक टिश्यू भी बने और काम करने की ऊर्जा उत्पन्न हो। आहार का यही प्रयोजन है और आहार के भिन्न अवयवों का उसके अत्यंत सूक्ष्म तत्वों में विभंजन कर देना, जिससे उनका अवशोषण हो जाए और शरीर की कोशिकाएं उनसे अपनी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर लें। यही पाचन का प्रयोजन है। वास्तव में जिसको साधारण बोलचाल में पाचन कहा जाता है, उसमें दो क्रियाओं का भाव छिपा रहता है, पाचन और अवशोषण। पाचन केवल आहार के अवयवों का अपने घटकों में टूट जाना है, का अवशोषण होकर रक्त में पहुंचना दूसरी क्रिया है, जो क्षुधांत्र के रसांकुरों का विशेष कर्म है। मल और मल त्याग। आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है, वही मल होता है। अतएव मल में आहार का कुछ अपच्य भाग भी होता है तथा आंत्र की श्लेष्मल कला के टुकड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यह हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक बार मल में 15 खरब जीवाणु शरीर से निकलते हैं। ये बृहदांत्र से ही आते हैं, वही जीवाणुओं का निवास स्थान है। इस कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। मल त्याग एक प्रतिवर्ष क्रिया है। मल त्याग एक प्रतिवर्त क्रिया है, जिसका संपादन तांत्रिक मंडल के आत्मग विभाग द्वारा होता है। जब मलाशय में मल एकत्र हो जाता है तो नियत समय पर मलाशय की भित्तियों से मेरुज के पश्चिम श्रृंगों की कोशिकाओं में संवेग जाते हैं, जहां से वे पूर्व श्रृंगों की कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। वहां से नए संवेग प्रेरक तांत्रिक सूत्रों द्वारा मलाशय में पहुंचकर वहां की संवर्णी पेशियों का विस्तार कर देते और मलाशय की भित्तियों की अंतर्गति बढ़ा देते हैं। इसी समय हमको मल त्याग की इच्छा होती है और हमारे बैठने पर तथा संवरणी पेशियों के ढीली हो जाने पर मल त्याग हो जाता है। ऊपर की पेशियों के संकोच करने पर उदर के भीतर की दाब बढ़ने से भी मल त्याग में बहुत सहायता मिलती है। बस अब रुकेंगे हेमंत जी। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग पाचन तंत्र पे बात कर रहे हैं। इनके सब कितने अंग हैं पाचन तंत्र में और सबका वर्क क्या है और सब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो पहले तो हेमंत जी से स्टार्ट करते हैं। हेमंत जी बताइए, पाचन तंत्र में कितने हमारे ऑर्गन इंक्लूड है और अंग शामिल है, और सब ध्यान से सुनेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो हमारे दांत से पाचन होते हैं। दांत से सिस्टम, दांत, फिर हमारे जो है मुख गुहा स्लेवा, फिर हमारे आहार नाल, फिर हमारे अमाशय, फिर उसमें लीवर से जूस, पेनक्रियास से जूस, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके हमारे रेक्टम तक पहुंचते हैं। वेरी गुड, ठीक। चलिए सुष्मिता दी बताइए। जी मैम, हमारा मुख में दांत और जीभ खाना जो जाता है, फिर असोफेगस आहार नल में, फिर वो सलाइवा और जो भी रस होते हैं उसके साथ मिलके वो स्टोमक में जाता है। फिर स्टोमक में फिर पैनक्रियाज है, फिर वो एनेक्स होता है। सरोज जी बताइए।
जी मैम। जी मैम, खाना चबाने के साथ पाचन क्रिया शुरू होती है दांतों से, फिर लार बनती है और इसके बाद ये गले की नली से होते हुए जब आमाशय में खाना जाता है, ये आहार नाल, जी आहार नाल, जी आहार नली से जाते हुए खाना आमाशय में पहुंचता है, वहां पे पाचन क्रिया होती है, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए बाद। देवेंद्र जी बताइए। पाचन मुख से आता है, मुख से दांत 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 से जो सलाइवा, उसके बाद आहार नाल से फिर नीचे जाकर अंदर जाकर हमारे जो अमाशय अग्नाशय जो यकृत पित्ताशय जाकर छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे होकर के मलाशय में पहुंचती है। शिवम बोलो। मैडम मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। ऐसे कंफ्यूजन, इतने दिन से हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो? गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा सबको। ट्रीटमेंट नहीं, मतलब खाने का जो तरह मैं भी भूल चुका कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूजन था, इसलिए वो तो बोला ही सबसे सही बताया था हेमंत जी ने, बड़ा सिस्टमेटिक बताया था, बिल्कुल टू द पॉइंट था। ठीक है, उसमें कहीं कुछ नहीं। तो ध्यान से अब हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हेमंत जी ने जो बताया था पूरा रिवाइज कर रहे हैं और उसमें कुछ चीजें इंक्लूड कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है सभी ऑर्गन के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन को मुख में रखा। हमारे जो दांत हैं वो 32 क्यों हैं पता है? इसीलिए बोलते हैं जो च्यूइंग करते हैं, भोजन को चबाते हैं, उसे 32 बार यदि चबाते हैं तो हमारा उसमें प्रॉपर सलाइवा बन जाता है, लाल बन जाती है। ठीक, तो दांत से भोजन चबा रहे हैं और जीभ उसमें सपोर्ट करती है, क्योंकि जीभ से ही हम रस महसूस करते हैं, सलाइवा लार निकलती है हमारी। तो जितना भोजन हम सही से चबाते हैं उतना ही लार ग्रंथि के माध्यम से भोजन को आहार नाल में ले जाने में आसानी होती है। ठीक, जितना कम ढंग से या सही ढंग से जब भोजन नहीं चबाते हैं तो क्या होता है कि लार ग्रंथि के माध्यम से भोजन को आहार नाल से निकलने, आहार नाल से गुजरते हुए जो हमारा आमाशय है वहां तक पहुंचने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है हमें कि कम से कम 32 बार यदि चबाते हैं तब तो हमारा पाचन तंत्र, हमारा दिमाग और शरीर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि चबाने से हमारा जो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। ठीक, भोजन को जब हम 32 टाइम्स चबाते हैं इसका मतलब क्या है, हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। जो लोग सही से अगर भोजन शांत मन से करें और 32 बार का थोड़ा ध्यान रखते हुए या ये कि सही तरीके से चबा कर भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो आप समझ लेना आपको तनाव नहीं होगा। जो व्यक्ति जितनी जल्दी भोजन खाता है उतनी ही उसको गुस्सा भी जल्दी आती है, उतना ही उसका टेम्परेचर हाई होता है। ये पूरा मनोविज्ञान, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप सब में आपने किसी को देखा हो, सुना हो या सामने से फेस किया हो, आप देखना जो व्यक्ति जितनी जल्दी भोजन करता है, खाता है, उतना ही वो एग्रेसिव माइंड होता है, कंफ्यूजिंग माइंड होता है। और जो व्यक्ति जितना धीरे भोजन करता है, आप देखना वो व्यक्ति कितना भी माहौल गड़बड़ हो तब भी उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि भोजन चबाने की जो प्रोसेस है वो व्यक्ति को इतना साइलेंट मोड में ले जाती है कि वो ऑटोमेटिक उसका शरीर से मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो भोजन को चबाने की प्रोसेस इसलिए नहीं है 32 टाइम्स कि केवल दांत है। भोजन का मतलब है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो अन्न खाने में यही प्रोसेस है कि कैसे हम चबाएं, जितना हम चबाते हैं उतना हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है और ये सलाइवा हमारे फिजिकल बॉडी से लेकर मेंटल बॉडी को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक, फिर क्या हुआ कि ये भोजन जब हमने 32 टाइम च्यूइंग करके भोजन, आप समझ लीजिए कम से कम भोजन करते समय कितना टाइम लगाया कीजिए, 15 मिनट तो नॉर्मल टाइम दिया कीजिए।
यदि सामान्य 2 रोटी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी भी खाते हैं तो कम से कम 15 मिनट शांति से बैठकर भोजन किया कीजिए। बिल्कुल आराम से स्ट्रेट बैठे और भोजन करते समय कोशिश कीजिए कि सब पालथी लगाकर, जो मैट डालकर भोजन करते हैं वैसे करिए। जो डाइनिंग टेबल पर करते हैं अच्छा है, डाइनिंग टेबल पे जब कोई आए तो यूज करिए, लेकिन भोजन यदि बैठकर पालथी लगाकर करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है, सारे रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं भोजन को ग्रहण करने में, ऑक्सीजन प्रॉपर फ्लो होती है भोजन को अंदर तक आराम से पहुंचाने में, सभी अंगों में। तो हमने भोजन चबाया सलाइवा के थ्रू आहार नाल तक सही से, हमने उसको नीचे किया आहार नाल के द्वारा, और फिर ये भोजन हमारे स्टमक अमाशय में गया। ठीक, ध्यान रहे जब हम लोग बोलते हैं स्टमक मीन्स पेट, तो हम क्या समझते हैं, पूरा पाचन तंत्र। पेट क्या है, पाचन तंत्र का एक अंग है, ना कि पेट पूरा पाचन तंत्र है। ठीक है, पेट क्या है, पाचन तंत्र का एक अंग है, ना कि पूरा पाचन तंत्र है। ठीक, अब क्या हुआ, जो हमने भोजन आहार नाल के थ्रू, सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एमाइलेज के थ्रू अलग होता है, टुकड़ों में डिवाइड होता है, टूटता है। प्रोटीन पेप्टॉन के थ्रू, दूध वाली चीजें रेनिन के थ्रू, और वसा जितना भी हमारा ऑयल वाला मटेरियल है वो सब लाइपेज के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है अमाशय में। अमाशय में भोजन कितनी देर तक पड़ा रहता है, 4 से 5 घंटे। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो अमाशय में 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है। वहां पर कई तरह के एंजाइम्स काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, ये सब भोजन को पचाने में, भोजन को उनके अपने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, पानी, इन सब को तो अलग अलग करता है, लेकिन यहाँ पर 3 चीजों पर ही काम होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये मेजर काम होता है, बाकी फिर नॉर्मल काम होता है। इसके बाद भोजन हमारा नीचे की ओर आता है, छोटी आंत की तरफ। यहाँ पे भी जूसेस हैं, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह जो हैं, जो हमारे अमाशय में पड़े, उन्हीं के सहायता से भोजन अब हमारे कहाँ पर आएगा, 4 से 5 घंटे के बाद छोटी आंत की तरफ आता है। छोटी आंत की तरफ जब भोजन पहुंच रहा होता है तब लीवर से हमारा, लीवर क्या है, राइट साइड में लीवर है और लेफ्ट साइड में अमाशय है। लीवर में क्या होता है, लीवर से लगातार बाइल जूस निकलता है, मीन्स पित्त रस निकलता है। वो पित्त रस कहाँ कलेक्ट होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में पित्त इकट्ठा होता है, लीवर लगातार निकल रहा है, लेकिन कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और जब भी भोजन हम लेते हैं उस समय भोजन को पचाने में अब गॉल ब्लैडर से जितनी जरूरत है उतना पित्त निकलेगा छोटी आंत में पड़े हुए भोजन को पचाने के लिए। इधर से हमारा लीवर से पित्त निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, लीवर से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा, और सेकेंड नंबर पे जो पेनक्रियाज है वहां से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ठीक, जिसमें हमारा इंसुलिन हार्मोन भी है। ये दोनों जूस एक साथ मिलकर छोटी आंत में, जो अमाशय से भोजन छोटी आंत की तरफ आया है उसे पचाने में सहायता करते हैं। फिर छोटी आंत में क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे अवशोषित विलय हैं। विलय क्या है, वो छोटे छोटे से सेल हैं जो कि जो अमाशय से भोजन आया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब अलग किए गए हैं, एक टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, उन सब से जो वो जो अमाशय है वहां से, और इधर गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जिसमें इंसुलिन भी शामिल है, सब मिलकर क्या करते हैं कि छोटी आंत में जो भोजन को पचाने में सहायता करने के बाद
पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, जो भी पोषक तत्व मिले उन सबको अवशोषित कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कॉटन का कोई मोटा कपड़ा रखे जमीन पे, उस पे पानी डाले तो वो कॉटन का कपड़ा उसे सोख लेगा। ठीक है, मोटी टॉवल डाले, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, आप देख लेंगे वो कॉटन सोख लेगा। ऐसे ही विलई क्या है, सोखने वाले सेल के फॉर्म में, छोटी आंत में, जो कि भोजन की ऊर्जा को सोख लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा कि भोजन में पोषक तत्व जल के पदार्थ में, जल के रूप में जो पोषक तत्व बचे हैं, वो सभी पोषक तत्व कहां पहुंचते हैं, बड़ी आंत की तरफ। मतलब छोटी आंत ने सब सोख लिया जितनी भी एनर्जी वाली चीजें थी, उसके बाद अब आगे भोजन किधर बढ़ा दिया, बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत का काम क्या है कि भोजन के बचे हुए जो पोषक तत्व हैं उन्हें, और जो जल में बचे हुए पोषक तत्व हैं उन सबको बड़ी आंत सोख लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद अब क्या होगा, अब केवल वेस्ट मटेरियल बचेगा। वेस्ट मटेरियल ऐसे समझ लो जैसे हम लोग जूस होता है, मान लो हम लोग मौसम्मी का जूस निकाल रहे हैं, तो जब मशीन में मौसम्मी का जूस निकालते हैं तो जूस एक तरफ आ जाता है और वेस्ट मटेरियल एक तरफ आ जाता है। ठीक, वैसे ही बड़ी आंत से भोजन जब गुजर जाता है तो केवल वेस्ट मटेरियल बचता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बस उदाहरण हमने एकदम एक्यूरेट आपको दिया है कि मौसम्मी मशीन में डालो तो जब उसका जूस निकलने के बाद एक तरफ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, फिर उसे हम क्या करते हैं, उसे बाहर यूजलेस हटा देते हैं। अब उसे खेत में डालना हो, जानवरों को देना हो, वो देंगे, लेकिन हमारे शरीर से बाहर ही निकालना उसे। तो बड़ी आंत से भोजन गुजरने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो रेक्टम मलाशय में आता है। ठीक, मलाशय का काम क्या है, मलाशय में कम से कम भोजन हमारा 6 से 8 घंटे पड़ा रहेगा। ठीक, फिर हम जैसे आज हमने सुबह का भोजन लिया है, तो सुबह का भोजन जब दूसरे दिन की सुबह होगी तब हम फ्रेश होते हैं। शाम का भोजन ऐसा नहीं होता कि हमने दोनों टाइम भोजन किया तो वो पूरा फ्रेश हो गया, नहीं हो पाता है। जो सुबह का भोजन है वो शाम को हमारे शरीर से बाहर, जब दूसरी सुबह आती है तब बाहर निकलता है। और जिनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है उनका हो जाता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम का भोजन वेस्ट मटेरियल के रूप में जब मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो वहीं पर निकल जाता है। तो रेक्टम में जो मलाशय में हमारा मल पड़ा हुआ है, ये मल क्या है, भोजन का वेस्ट मटेरियल, भोजन का वो पदार्थ जिसमें अब कोई ऊर्जा नहीं है, ना ऊर्जा है ना कोई जल, कुछ भी नहीं, बेकार है। तो वो हमारा रेक्टम मलाशय में आएगा। फिर सुबह जब हमारा तंत्रिका तंत्र फ्रेश होने के लिए डिमांड करेगा कि अब हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है, जैसे यूरिन के लिए होता है कि जब वो सिग्नल देता है कि अब बाहर करना है तब हम यूरिन पास आउट करते हैं। ऐसे ही हमारा रेक्टम मलाशय से भी जो मल है उसके लिए भी तंत्रिका तंत्र एफर्ट डालता है। अभी पढ़ रहे थे जब हेमंत जी तो उसमें डिफाइन भी किया गया था। अब इसके बाद ये रेक्टम से जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट होगा कि हमारे शरीर से बाहर निकलना है तो मलाशय से कहा जाएगा, एनस में, गुदा द्वार में। मलाशय से अंतिम बार मल कहां पहुंचता है, गुदा द्वार, और गुदा द्वार से हमारे शरीर के बाहर चला जाता। ठीक, ये पूरी प्रोसेसिंग थी। फिर हमारी जो छोटी आंत थी उसके 3 भाग थे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग थे, 3 भागों में छोटी आंत हमारी डिवाइड है। मैम फिर से डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग छोटी आंत के हैं। ठीक है, और सीकम हमारा बड़ी आंत का भाग है। सीकम बड़ी आंत का भाग है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है
और बड़ी आंत चौड़ाई में बड़ी होती है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत चौड़ाई में बड़ी होती है। दूसरा क्या है कि जो भी हम लोग ने ये पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, इसको जैसे अभी हमने समझाया ऐसे ही इसको टू द पॉइंट प्रॉपर नोट कर लीजिए और फिर इसको अपने आप से 2-3 बार देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। आप स्वयं से जब विजुलाइज करते हैं कि हमने भोजन खाया, फिर क्या प्रोसेसिंग हुई, फिर कैसे वो नीचे जा रहा है, सबसे पहले किस ऑर्गन में गया, उसमें वहां क्या फंक्शन था, फिर किस ऑर्गन में गया, क्या फंक्शनिंग थी, क्या कैरेक्टर है सभी का, वो तभी याद होगा जब आप उसे अनुभव में लाएंगे। अनुभव का मतलब खुद में फील करेंगे, और जब फील नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं होता है। अब क्या होगा, पाचन तंत्र बिगड़ता कब है, जब हमारा बाइल जूस प्रॉपर नहीं निकलता है, पित्त प्रॉपर ना निकले और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपर ना निकले, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो। जब ये दोनों चीजें एक साथ डिस्टर्ब होती हैं तो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ ही डिस्टर्ब होंगी तो पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें बस इसी का ध्यान रखना है कि कैसे अपने पाचन तंत्र को हम ठीक रखें। तो पाचन तंत्र के खराब होने से यदि हमें बचाना है तो 2 बातों का ध्यान रखें। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोजन चबाकर खाना है। दूसरी बात, भोजन में फाइबर, आयरन, कैल्शियम हो। तीसरी चीज, भोजन करते समय पानी ना पिए। चौथी चीज, भोजन करने के आधे घंटे बाद 20 मिनट से 30 मिनट के बाद पानी पिए। पांचवी चीज, देर रात्रि भोजन ना करें। छठवीं बात, 6 नंबर पे, भोजन से पहले सैलेड जरूर खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, इसलिए वो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये सिंपल से हमने किसके बारे में सिंपल सा डिस्कशन किया, पाचन तंत्र के बारे में। शिवम, अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं मैडम, अभी समझ नहीं आ गया, उसको मैं रिवाइंड अब रिवाइज करोगे तो जरूर समझ में आएगा, लेकिन रिवाइज तुरंत करना, बहुत धीरे न करना, 3-4 दिन बाद उसमें तो नहीं आएगा समझ। ठीक है जी मैडम। अब किसी का कोई क्रॉस मैम, मुझे थोड़ा स्टोमक में गॉलब्लैडर, जो लीवर, उसका थोड़ा समझ नहीं पाया। सुस्मिता जी फिर बोलिए दोबारा, हमको आपकी बात समझ बैक्टीरिया जो है, एक मिनट माइक म्यूट करो, इसीलिए शायद नहीं क्लियर हो रही थी। हाँ, अब बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टोमक में जो गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और लीवर, जो इन तीनों का जो काम है वो थोड़ा समझा दीजिए मेरे फिर से बस। लीवर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस को पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस लीवर से निकलकर गॉल ब्लैडर पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, लीवर से पित्त निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो लीवर, पित्त क्या है, बाइल जूस है, और पित्त इकट्ठा होता है, वो जगह का नाम क्या है, पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक, तो जब हमारा भोजन आमाशय से छोटी आंत की तरफ आता है, उस टाइम पर गॉल ब्लैडर से या पित्ताशय से पित्त निकलता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, रस निकलता है, जिसमें इंसुलिन भी है। ये दोनों एक साथ मिलकर छोटी आंत के साथ सपोर्ट भोजन आए, आमाशय से जो भोजन छोटी आंत की तरफ आया है, वहां पर भी कुछ जूसेस आए हैं जो आमाशय से आए हैं, सब मिलकर भोजन को पचाने में और भोजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है
जिनके द्वारा छोटी आंत में, उनका नाम है विलयी। विलयी में वो सोखने वाले पदार्थ हैं, तत्व हैं, जो कि भोजन की ऊर्जा को सोख लेते हैं, ऊर्जा के। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन अभी? जिसका भी हो बिल्कुल आराम से, क्योंकि इससे सरल अब नहीं हो सकता पाचन तंत्र। इतना बता सकते थे कि लास्ट में इतना सरल आपको सुनने में आएगा अभी भी, लेकिन किसी का डाउट हो? शिवम जी का माइक, शिवम एक मिनट माइक म्यूट करो। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पाचन तंत्र में, कोई पॉइंट समझना है वो आप पूछ लो। मैम क्या रात को तो हम जैसे सलाद आदि ले सकते हैं, क्या रात को नहीं लेने के लिए बोला जाता है? हेमंत जी, रात में सैलेड ना ले, क्योंकि सैलेड में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, और रात में जब सैलेड आप खाते हैं तो वो दो तरीके से नुकसान करता है। एक तो रात में सैलेड में जो चीजें हैं जैसे मूली है, वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार वो सब लेना नहीं है, सैलेड की जितनी भी चीजें वो अवॉइड करते हैं। दूसरा क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब रात में भोजन में अधिक सैलेड हम ले लेते हैं सही मात्रा में, तो फिर हमारे बॉडी में रात में यूरिन बहुत बनता है, जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब। ठीक, बस इसलिए मना किया जाता है रात का को सैलेड लेने। पित्त की थैली क्या किसी को पता? क्या चीज शिवम जी? पित्त की थैली जो आपने बोला है, पित्त की थैली जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। मेरे डॉक्टर एक थैली में पाथरी हो जाता है, पर हमें ऑपरेशन नहीं कर तो उसमें ये एंटोनॉमी किस तरह काम कर सकता है शरीर के? हम ना कहीं खाना, जैसे हम अपने को पित्त की थैली में से जैसे बाहर किसी पथरी को निकालना है पित्त की थैली में, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना हो, तो हम लोग खाने से भी कैसे इसको निकाल सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन होता है फ्राइडे को सब कुछ। ठीक है, एक बार वैसे बता देते हैं, उनको पित्त की थैली, पित्त में स्टोन बन रहे हो, उनको सभी के लिए है। पित्त में स्टोन बनना हो या लीवर में प्रॉब्लम है, पहले तो माइक म्यूट करेंगे सोनी, फिर समझ आएगा। पित्त में किसी को स्टोन हो, पित्त की थैली में, लीवर किसी का डैमेज हो रहा हो, 70%, 50%, कितना भी डैमेज हो रहा, दोनों कंडीशन में सेब जो है वो इसकी रामबाण औषधि है। जिनका केस ज्यादा सीरियस हो वो दिन सुबह टाइम एक बार 1 लीटर जूस बनाए। अब ये महंगा होगा, ऑपरेशन कराओगे तो 50 से 60,000 70,000 रुपए लगेंगे, इसमें केवल 2,000 रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सुबह टाइम बड़ी ग्लास में भरकर कम से कम 300 ml में एक बार लें, उसे 2-3 बार सुबह रिपीट कर दे जूस को। और जिनको ये लगता हो कि सही तरीके से सेब खा सकते हैं, वो पूरे दिन आराम से सेब खाइए पेट भर के। केवल 10 दिन आप सही से रेमेडी लीजिए जूस की, और शाम को दलिया वगैरह दलिया खा सकते हैं। और कुछ में क्या क्या डालना चाहिए? उसमें कुछ नहीं करना है, जूस सिंपल पीना है, और जो हमारा दलिया है वो सब्जी वाला दलिया ले लीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो पित्त की थैली में जो पित्त है, स्टोन बना हुआ है, उसे आपका वो डिसॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड, आप प्राणायाम करेंगे। 2 चीज कीजिए, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सुबह का कौन सा जूस ले? सुबह बीट, एप्पल जूस, सेब का जूस। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे और इसको प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे। कुछ पूछ रहे क्या हेमंत जी? मैम ये टाइम बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा था ऐसे ही पढ़ाई बाकी दिन भी होगा तो अच्छी बात होगी। अभी इस वीक में तो आपका यही चलेगा। ठीक है, इसके बाद सेशन क्लोज होगा, फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ये 6 से 7 या फिर 7 से 8, ये ठीक है मैम? नहीं, वैसे हमने आपका टाइम डिसाइड किया है, जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे जनवरी से, तो 6 से 7 का डिसाइड किया।
5 से 6 का नहीं किया आपको, हमने 6 से 7 का रखा है, क्योंकि और भी चीजें आ रही थी, क्लैश हो रही थी। फिर आपकी 2 क्लासेस, तो अब हम 2 क्लासेस को एक में लेंगे, तो हम